संविधान का अनुच्छेद 36 का हमने चर्चा किया था, जिसमें बताए थे कि संविधान का अनुच्छेद जो 36 है, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य कहते किसको है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो सिद्धांत का वर्णन किया गया है, वो सारे सिद्धांत को लागू करवाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नहीं है, बल्कि वो राज्य को है, वो कर्तव्य राज्य को है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या करे, जहां तक संभव हो उसको लागू करवा सके। राज्य का मतलब केंद्र सरकार से है, राज्य का मतलब राज्य सरकार से है, राज्य का मतलब वो सारे स्थानीय प्राधिकरण से है, जिसमें जो है चाहे वो ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद हो, नगर निगम हो या इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं, वो सारे स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। उतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो सारे बड़ी बड़ी कंपनियों का भी है, जैसे ओएनजीसी, सेल, भेल, गेल, ये सारे उन कंपनियों को भी ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, जो कि सरकार के नियंत्रण में है। वो सारी कंपनियों का भी अधिकार बनता है, दायित्व बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या करें, पालन करवाएं। क्योंकि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, मीन्स ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसको जो है आपको इतना करवाना ही है, क्योंकि इसमें सरकार के पास या राज्य के पास जितनी पूंजी होगी, जितना उसके पास संसाधन होगा, उसके अनुसार वो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसीलिए तो 37 संविधान का अनुच्छेद जो 36 है, वो स्पष्ट रूप से कहता है, जिसमें राज्य का परिभाषा को दिया गया है और साफ साफ कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है लागू करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार को नहीं है, बल्कि राज्य को है। और राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है वो हमने चर्चा कर दिया है। संविधान का अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि सरकार क्या करती है, यदि सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में असफल रहती है या पूरा नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजों को क्या कर दे, सारी चीजों को पूरा कर दे, सारी चीजों को कार्यान्वयन करने में वो सफल हो जाए। तो अगर जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाता है या कामयाब ही नहीं हो पाता है, तो उसके विरुद्ध आप जो है कोर्ट के दरवाजा को खटखटा नहीं सकते हैं, मीन्स उसके विरुद्ध आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, इसलिए आप जो है न्यायालय के दरवाजे को खटखटा नहीं सकते हैं। सरकार क्या करेगी, सरकार प्रयास करेगी इसको पूरा करने का। उसके पास जो संसाधन होगा, जो योजनाएं होगी, जो उसके पास पैसा होगा, धनराशि होगा, उसके अनुसार वो कोशिश करेगा कि हम जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार नीतियां बनाएं और उसको लागू करने का प्रयास करें। ये 37 कहता है। 38 कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 38 कहता है कि सरकार एक ऐसा व्यवस्था बनाए जिसमें क्या हो, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। अब लोक कल्याणकारी राज्य, कैसा राज्य का स्थापना होना चाहिए, जिसमें लोगों की कल्याण होता। कैसे होगा? जब लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, और कैसे? जब आर्थिक न्याय मिलेगा और जब राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब देखेंगे कि सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त होगा। तो सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त होगा? 2-3 चीजें तो उसमें बहुत ही मस्ट है। सामाजिक न्याय तभी प्राप्त होगा आम आदमी को जब हम लिंग के भेदभाव को खत्म करेंगे, मिस स्त्री पुरुष के भेदभाव को खत्म करेंगे। अब वो खत्म कैसे कर पाएंगे? अगर एक ही काम को औरतें और मर्द दोनों कर रहा है तो उसको बराबर वेतन मिलना चाहिए। मिस क्या होना चाहिए? समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होनी चाहिए। तो एक हद तक हम जो है लिंग के असमानता को हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने अधिनियम भी बनाई है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। छुआछूत, समाज में जो छुआछूत की भावना है उसको अगर हम दूर करने में जो है कामयाब हो जाए, जो हमारे अनुच्छेद 17 में जो है 17 में जो है वर्णन है,
ऊंच नीच के भेदभाव को हम अगर हम खत्म कर पाते हैं, धार्मिक और जातीय भेदभाव को हम खत्म करने में सब कामयाब हो जाते हैं। मीन्स लैंगिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव अगर खत्म करने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो समाज में हम सामाजिक न्याय लाने में हद तक क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अब देखते हैं कि आर्थिक न्याय क्या है। तो आर्थिक न्याय से सीधा सीधा संबंध जो है क्या है, ऊंच नीच के जो पैसा का माने जो जिसको क्या कहेंगे, जिसको ये कह सकते हैं कि आय की जो असमानता है, आय की असमानता है, उसको अगर कम करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो आर्थिक न्याय दिलाने में हम सफल हो जाएंगे। अब ये आय की असमानता को कम कैसे कर पाएंगे? पूरी तरह तो कम करना संभव नहीं है, क्योंकि लोगों की अपनी इंटेलिजेंसी होती है, अपना बुद्धिमत्ता होता है, उसके अनुसार वो पैसा कमाते हैं। बट एक मिनिमम चीजें जो है वो सबको प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि देखिए, इसके लिए हमने क्या बनाया है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बनाया गया था कि ठीक है, अपने बुद्धि से जो जितना कमाए कमाए, एक मजदूर को भी क्या प्राप्त होना चाहिए, एक न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वो अपना जीवन बसर क्या कर सके। उतना ही नहीं, जो जीविका का साधन है, वो साधन पर सबको समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए, उसको प्राप्त करने का समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए। अगर समान रूप से अवसर प्राप्त होता है तो वहां एक कंपटीशन ये होता है कि जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना उस स्तर से प्राप्त होगा। लेकिन कम से कम जीविका का साधन प्राप्त करने का सबको बराबर अवसर तो दिया जा रहा है। तो जीविका का समान जीविका के साधन प्राप्त करने का अगर सबको समान अवसर प्राप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो है क्या कर पाएंगे, आर्थिक न्याय दिला पाएंगे। संसाधनों का वितरण एवं नियंत्रण, संसाधन, चूंकि संसाधन पर ही हम सब जो है सब कुछ निर्भर करते हैं, तो संसाधन का वितरण और नियंत्रण ऐसा हो जिससे जो है सबको संसाधन प्राप्त हो सके और जिससे सबको क्या हो सके, भला हो सके। धन के केंद्रीकरण पर रोक, क्या होना चाहिए, धन के केंद्रीकरण। हमें किस पर जो है सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है कि धन का केंद्रीकरण किसी खास वर्ग या किसी खास व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या है, टैक्स प्रणाली को उस तरह से बनाया है कि जिसके पास ज्यादा धन है उसको टैक्स ज्यादा भरना होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि साथ ही एक तो ये बनाया है कि टैक्स प्रणाली उस तरह से बनाया है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो क्या करेगा, टैक्स ज्यादा जो है सरकार को देगी। दूसरी, जो गरीब तबका के हैं, जो टैक्स नहीं भर सकते हैं या जिनका जो है आर्थिक स्थिति काफी लचर है, उसके लिए गरीबों से संबंधित विभिन्न प्रकार के योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है। क्या की जाती है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, जिसके द्वारा जो है इन गरीब तबके के वंचित वर्गों को क्या दिया जाता है, मदद किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखे कि अच्छा, ये तो देखे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। अब देखें राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय किसको कहते हैं? राजनीतिक न्याय से मतलब है वोट देने का सबको समान अधिकार से। अगर वोट देने का सबको समान अधिकार है तो हम राजनीतिक न्याय दिवाने में कामयाब हो जाते हैं। उतना ही नहीं, चुनाव लड़ने की सबको आजादी, हमारे यहाँ चुनाव लड़ने की सबको आजादी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और सरकार के नीतियों पर सबको बोलने का हक होनी चाहिए। सरकार की योजनाओं का, सरकार के कार्यों का आलोचना करने का प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, अधिकार है। इतना ही नहीं, शासन के नजरों में सब बराबर होनी चाहिए। जो हमारी सरकार है उसके नजरों में चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ऊंच हो, नीच हो, गरीब हो, वंचित हो, अमीर हो, सारे जो है एक समान रूप से देखना चाहिए। और खास करके जो अल्पसंख्यक है, क्या है, अल्पसंख्यक, हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक के अंतर्गत कौन आता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जो है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार की क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। तो अगर ये सारे चीजें हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आम आदमियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिला पाने में सक्षम होंगे और उस कंडीशन में हमारे यहाँ क्या होगी, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। संविधान का अनुच्छेद 39 स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार को आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देती है। संविधान का अनुच्छेद 39 स्पष्ट रूप से सरकार को क्या देती है, एक निर्देश देती है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय को की स्थापना करे।
जिसके बारे में मैंने चर्चा किया कि अगर इस तरह से किया जाता है तो नो डाउट है सरकार आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित करने में क्या हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 39 का एक कहता है कि सबको न्याय का समान अवसर प्राप्त होनी चाहिए। मीन्स जो न्याय प्रणाली है उसमें क्या है कि ये काफी खर्चीला है। अपना न्याय प्रणाली को हम देखेंगे तो पाएंगे कि क्या है, ये काफी खर्चीला है। उस कंडीशन में वैसे व्यक्ति जो वंचित है, जो अदालत की कार्रवाई का खर्च नहीं उठा सकता है, उसके लिए सरकार क्या करेगी, सरकार उसके लिए वकील और कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। मीन्स उसको वकील, सरकारी वकील रखने का अवसर प्राप्त होगा और उसको जो है सरकार क्या करेगी, कानूनी सहायता प्रदान कराएगी, ताकि अगर उसको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिलने में अगर कहीं दिक्कत होता है तो क्या कर सकता है, वो जो है न्यायालय का दरवाजा को क्या कर सकता है, खटखटा सकता है। और वो तभी खटखटा पाएगा जब उसको न्याय पाने का, समान न्याय पाने का अवसर होगा। वो अवसर तभी प्राप्त हो सकता है जब सरकार उसको क्या करेगी, सरकार वकील रखने की और कानूनी सहायता उपलब्ध करा पाएगी। इसी के लिए सरकार ने नालसा एक संस्था का गठन किया है, NALASA। नालसा मीन्स नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक ऐसी संस्था है जो सरकार के द्वारा संचालित है और ये क्या करती है, ये गरीब तबका के, वंचित तबका को मुफ्त में क्या कराती है, वकील और कानूनी सहायता प्राप्त कराती है। तो इस तरह से हम देखें कि जहां संविधान का अनुच्छेद 36 जो है क्या करता है, संविधान का अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और साफ साफ कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का, उसको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का कर्तव्य न सिर्फ केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है, बल्कि ये राज्य को है। और राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण जिसकी चर्चा मैंने की है, और वो सारी संस्थाएं आती है जो सरकार के द्वारा संचालित होती है, चाहे वो कंपनी हो, ONGC जैसी कंपनियां हो, गेल भेल जैसी कंपनियां हो, उसकी भी जो है दायित्व बनता है। संविधान का अनुच्छेद 38 के बारे में स्पष्ट रूप से कहे कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें जो है क्या हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है, जब आम आदमी को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, जिसकी मैंने विस्तृत रूप से चर्चा भी किया। संविधान का अनुच्छेद 39 स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार को आर्थिक और सामाजिक न्याय देने का निर्देश देती है, जिसकी चर्चा मैंने किया कि एक हद तक सरकार ने प्रयास भी कर रही है कि समाज में लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हो, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण पर बात किया जा रहा है, जिसकी मैंने चर्चा किया। समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए अधिनियम बनाया गया है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो इस तरह करके सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है जिसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का, जिसके द्वारा जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने की प्रयास जारी है। उतना ही नहीं, संविधान का अनुच्छेद 39 स्पष्ट रूप से कहता है कि सबको क्या मिलनी चाहिए, समान न्याय मिलनी चाहिए। क्योंकि समान न्याय, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग हैं जो क्या कर सकते हैं, जो अदालत की कार्रवाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। मिस साफ साफ इसको ऐसे समझिए कि कानूनी सहायता जो इतनी महंगी है या वकील रखने का फीस जो इतनी महंगी है, वो क्या कर सकते हैं, पे नहीं कर सकते हैं। तो सरकार इसको क्या करती है, सरकार इसको जो है वकील रखने में और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में सरकार मदद करती है, जिसमें बताए थे कि नालसा, नेशनल NALSA, नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये क्या करती है, ये सरकार की संस्था है जो गरीबों को, वंचितों को क्या करता है, वकील प्रोवाइड कराता है और कानूनी सहायता प्राप्त कराता है। तो इस तरह से देखें कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 37, 38, 39 और 39A जो है क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अगर हम इसका मेन विशेषता को देखें तो साफ साफ जो 37 में स्पष्ट रूप से है कि सरकार, 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार जो है यथासंभव, जहां तक संभव होगा, जितना उसके पास संसाधन होगा,
जितना उसके पास पैसा होगा उसके अनुसार क्या करेगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का प्रयास करेगी। अगर वो लागू करने में 100% 100% सफल नहीं हो पाता है तो नागरिक जो है इसके विरुद्ध क्या जो है, नागरिक इसके विरुद्ध अदालत के दरवाजा नहीं खटखटा सकती है, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अनुच्छेद 40 से चर्चा करेंगे।